नमस्कार दोस्तों। आधुनिक भारत की श्रृंखला की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा 1505 ईस्वी में। 1509 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर की यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कोचीन में खोली। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहली डच यात्री कर्नेलियन हॉटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मछलीपत्तनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित किया, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। भारत में आने वाले यूरोपीय कंपनी इस प्रकार थे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 ईस्वी में किया गया। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 ईस्वी में हुआ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 ईस्वी में और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1731 ईस्वी में हुआ। यानी भारत में स्थापित होने वाली विदेशी जो कंपनी थी उसकी बात करें तो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई 1498 ईस्वी में। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई 1602 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 ईस्वी में और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 ईस्वी में, जबकि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई 1731 ईस्वी में। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए बेदरा के युद्ध में हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉपकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में मुगल दरबार जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉपकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपत्तनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्वर्ट्स के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी मछलीपत्तनम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में
1608 ईस्वी में व्यापारी कोठी स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं हुआ था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। रो फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। रो जहांगीर एवं खुर्रम यानी शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान यानी गोल्डन फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टी पढ़ लिया एवं वहीं पर एक किलेबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ एंग्रेजा की शादी एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया गया। 1611 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ एंग्रेजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया। गेराल्ड ऑंग्यार 1669 से 77 सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर था। कौन? गेराल्ड ऑंग्यार। इसने बम्बई शहर स्थापित किया था, यानी बम्बई शहर की स्थापना गेराल्ड ऑंग्यार ने किया था। बंगाल के शासक शाह सूजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानाती, कालीकट, गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कौन? चार्ल्स आयर। कालांतर में यही कलकत्ता यानी कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। यानी कोलकाता नगर की नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानाती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये की भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता यानी कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रांकिस मार्टिन ने बेलिकंडापुर के सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है एला शापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्ति हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई। यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 ईस्वी में और प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था और 1748 ईस्वी में एला शापल की संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार का युद्ध भी समाप्त हो गया था इसीलिए।
दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई थी। उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी में हुआ और इस युद्ध के तहत द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई। यानी द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई पांडिचेरी की संधि के द्वारा। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 63 ईस्वी में होता है और के बीच हुआ था, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि के द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध को याद रखने का ट्रिक की बात करें तो इस प्रकार हो सकता है कि ए पा पे, ये तीन शब्द हैं। ए पा पे यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध एला शापल की संधि द्वारा समाप्त हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि द्वारा समाप्त हुआ और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है कि पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में बांडीवाश की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया था। यानी 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में बांडीवाश की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया था। यानी कहने का मतलब है कि अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच बांडीवाश की लड़ाई 1760 ईस्वी में हुई थी, जिसमें फ्रांसीसी हारे और अंग्रेज जीते और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट कर रहे थे। 1761 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेज़ों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक अंग्रेजी फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे।